नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेश बंसीवाल, जो बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल में कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शैलेश, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आज की इस खास पेशकश में हम एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में जानेंगे कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं। जरा ध्यान से इस सेशन को आप सुनिएगा। सबसे पहले डॉक्टर शैलेश, आपसे यही जानना चाहेंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या करता है? ओके, तो वैसे तो लोगों ने कम सुना होता है एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोन्स की स्टडी को बोला जाता है। इसमें कई प्रकार के हार्मोन्स की हम स्टडी करके एंड उसके हिसाब से जो डिसीजेज़ होते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन आजकल जो देखा जा रहा है हर घर में, डायबिटीज़। सो दिस इज़ वन ऑफ द एंडोक्राइन डिसीज़। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो इंसुलिन होता है वो या तो काम कर पाता है या कभी कभी वो रहता भी नहीं है बॉडी में, तो उसकी वजह से पेशेंट के शुगर काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसकी दिक्कत की वजह से काफ़ी पेशेंट्स आजकल बंसल हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं। एंड डायबिटीज़ के अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे थायराइड जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत कॉमन होता है। और भी कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे हमारा एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो हमारे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स लाइक हमारे गोनाड्स जो होते हैं, अंडकोश होते हैं, उनके लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए एंड ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है। तो एक ग्लैंड ये हो गया। एंड देन पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारी बॉडी में, कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन रिलीज़ होता है पैराथायराइड, वो एक एंडोक्राइन कॉज में आता है। देन कुछ हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, इनमें अगर दिक्कत हो जाए तो या तो बीपी ऊपर नीचे होता है, या फिर हमें एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसकी कमी या उसका ज़्यादा होना देखा जा सकता है उसमें। तो एंड जो गोनैड्स होते हैं उसकी कमी या ज़्यादा होने की वजह से भी प्यूबर्टी जल्दी या बाद में आ सकती है। तो ऐसे इतने सारे मतलब चीज़ों में हम रिलेट करते हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजी में एक्चुअली हम सब देखते हैं। अगर कोई मोटा आदमी है, उसको पतला करने का वो है, तो देन दिस ऑल्सो हम लोग ही देखते हैं। एंड जैसे किन्हीं बच्चों के गुप्तांग सही से नहीं बने होते हैं, तो उन लोगों का भी हम देख के इलाज करते हैं। एंड ऑल्सो मेल इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं ये एंडोक्राइनोलॉजी में देखा जाता है। तो यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, और इसलिए ये कहा जाए कि एंडोक्राइनोलॉजी को इतना लोग नहीं समझते हैं, लेकिन यूजुअली जितने भी ग्लैंड्स होते हैं और जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं उसके बारे में आपसे जानकारी ली जा सकती है। तो डॉक्टर शैलेश, अब सवाल यही है, जीवन शैली, लाइफस्टाइल की हम बात करें तो लगातार बीमारियों की जद में लोग आ रहे हैं, फिर चाहे डायबिटीज़ हो, मोटापा हो। भारत और दुनिया में इसके केसेस लंबे समय से बढ़ रहे हैं और तेज़ी से अब तो बढ़ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो है, क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चे जो थे वो खेलते थे, ग्राउंड में खेलते थे, बाहर खेलते थे। आजकल फ़ोन्स के आने के बाद, टीवीज़ के आने के बाद, आजकल सब घर में बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल ये सब चीज़ें चालू करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि खेलने पे कम ध्यान दिया जाता है एंड बैठ के फास्ट फूड्स जो खाए जा रहे हैं आजकल, तो उसमें काफ़ी जो मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं ये काफ़ी हार्मफुल होती हैं। एंड इसकी वजह से जो वेट गेन होता है, फिज़िकल इनएक्टिविटी रहती है, उसकी वजह से डायबिटीज़ आजकल बहुत बढ़ रहा है। एंड कहा जा रहा है कि 2034-35 तक एक डायबिटीज़ का पेंडेमिक देखा जा सकता है, इंडिया में भी एंड पूरे वर्ल्ड में भी। सो अब जो है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि लाइफस्टाइल आपको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। एंड एटलीस्ट आपको खाना जो आप खा रहे हैं, हर कोई चीज़ जो भी आप खा रहे हैं, बहुत देख के खाना चाहिए। अब उसको कैलोरीज देख के खाना चाहिए। एंड जो फॉल्स कैलोरीज होती हैं लाइक ये सोडास एंड मैदे से बनी हुई चीज़ें, ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एंड एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे इतना आपको फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए ताकि ये चीज़ें आगे ना बढ़ें। बिल्कुल सही कहा आपने, और फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है जब से, जैसा आपने जिक्र किया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सीरीज़ देखना,
टीवी देखना, मोबाइल फोन्स पे काम करना, मुझे लगता है कि बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को जगह देते होंगे, लेकिन शायद यही एक बड़ी वजह है कि हम बीमारियों की जद में आ रहे हैं। डॉक्टर शैलेश, एक और बात बताइएगा, जैसे डायबिटीज या थायराइड की कुछ शुरुआती लक्षण तो होते होंगे, क्योंकि हमारे भारत में लोग काफी लंबे वक्त तक चीजों को नजरअंदाज करते हैं और उसके बाद फिर बड़ी बीमारी अचानक से डायग्नोज होती है। यस, तो इसमें यह है, बहुत सारे डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज़ को एक्चुअली साइलेंट किलर कहा जाता है। तो बहुत लंबे टाइम तक, जब तक लोगों को सिम्टम्स नहीं आते तो कभी चेक भी नहीं किया जाता है डायबिटीज़। तो जब सिम्टम्स आने लगते हैं, मतलब बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, तब सिम्टम्स आना थोड़ा चालू होते हैं। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, आपको ज़्यादा प्यास लग सकती है, ज़्यादा पेशाब आ सकती है, भूख ज़्यादा लग सकती है, आपका वेट कम हो सकता है, एंड वेट बढ़ भी सकता है किसी किसी रीजंस की वजह से। तो ये मेन सिम्टम्स हैं जो हमें डायबिटीज़ में देखे जाते हैं। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की और आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको ज़रूर अपना एक टेस्ट कराना चाहिए, जो कि HbA1c टेस्ट होता है, जो हमें अपने पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है, एंड एक फास्टिंग एंड पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज, जो हम एक खाली पेट सुबह कम से कम 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 2 घंटे बाद खाने का, वो वाला हम शुगर चेक करके देख सकते हैं कि डायबिटीज़ है कि नहीं। थायराइड के हिसाब से मैं बताऊं तो थायराइड या तो ज़्यादा काम करने वाला हो सकता है या कम काम करने वाला हो सकता है। तो हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स हैं मेनली इसमें हम देख सकते हैं कि मोटापा होता है, सूजन आ सकती है, देन आपको भूख कम लगेगी, एंड ठंड ज़्यादा लग सकती है, ड्राई स्किन रह सकती है, इचिंग हो सकती है, हेयरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका जो ये गॉइटर ग्लैंड होता है गले में, ये बड़ा हो सकता है। हाइपरथायराइडिज्म में इसके जस्ट अपोजिट सिम्टम्स मिलेंगे आपको, जैसे आदमी पतला हो सकता है, उसको पसीना, घबराहट, धड़कन तेज़, वेट लॉस, ये सारी चीज़ें इसमें हाइपरथायराइडिज्म में हम देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये लक्षण आपने बताए हैं और हमारे दर्शकों ने भी ध्यान से सुने होंगे, क्योंकि थायराइड भी एक ऐसी कॉमन बीमारी हो चुकी है खास करके महिलाओं में, लेकिन अब तो कुछ केसेस हम पुरुषों में भी देख रहे हैं, जहां लंबे समय से हमने देखा था कि सिर्फ महिलाएं ही इसकी जद में आ रही थी, लेकिन अब पुरुष भी थायराइड से पीड़ित हो जाते हैं। डॉक्टर शैलेश, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, कई युवा महिलाएं PCOS जैसी समस्याओं से जूझती हैं और यूजुअली देखा जाता है कि जब पीरियड्स में अनियमितता आती है तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि शायद आपको PCOD हो सकता है, और क्या उसके लिए कोई जांच होती है? कैसे हम जानेंगे कि हमें ये समस्या हो गई है? देखिए, PCOD भी एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है, जो कि एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ही डायबिटीज़ भी आता है, PCOD भी आता है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो जो हमारा हार्मोन होता है इंसुलिन, वो सही से काम नहीं कर पाता है, तो उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो मेल हार्मोन होता है, फीमेल में जो मेल हार्मोन होता है वो बढ़ने लगता है, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बढ़ने लगता है। उस वजह से क्या होगा कि जैसे फीमेल्स में हेयर ग्रोथ होने लगेगी, चेहरे पे हेयर ग्रोथ, बॉडी पे हेयर ग्रोथ। एंड दूसरी चीज़, मेल हार्मोन बढ़ने की वजह से उनको हार्मोन पीरियड्स में दिक्कतें भी होने चालू हो जाती हैं। मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में देखा जाता है कि आपके पीरियड्स यूजली 11 से 13 साल के बीच में स्टार्ट होते हैं। तो इनिशियल 1-2 ईयर्स तो वो थोड़े से डिले या जल्दी रह सकते हैं, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम रह रहा है कि आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिले रह रहे हैं, हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है बॉडी पे, एंड आपने कभी चेक कराया, आपको शुगर की फैमिली हिस्ट्री ऑफ शुगर है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ PCOD है, एंड आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें आपको PCO मॉर्फोलॉजी देखने को मिल रही है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कंबाइंड रूप में देखनी होती हैं अगर पेशेंट को PCOD है कि नहीं, उसके लिए। बिल्कुल। डॉक्टर शैलेश, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हार्मोनल, आप इसे कह सकते हैं कि ये डिसऑर्डर हम इन्हें बोल सकते हैं मे बी, लेकिन क्या ये इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर रहते हैं कि अगर आपको थायराइड है तो आपको PCOD हो सकता है या आप डायबिटिक हो सकते हैं? यस, अभी जैसे मैंने बताया कि एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में आता है डायबिटीज़ एंड PCOD। सो ये एक ही स्पेक्ट्रम के डिसऑर्डर्स हैं। जब ज़्यादा ही आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो कुछ लोगों में, लड़कियों में, जब वेट के साथ बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया होता है तो उसकी वजह से ये देखा जा सकता है। एंड थायराइड में भी जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें जब आपका वेट बढ़ेगा एंड प्लस आपको कुछ ऐसी हिस्ट्री है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, तो उसमें भी आप PCOD की तरफ जा सकते हैं। एंड थायराइड खुद से भी अगर देखा जाए तो सेकेंडरी PCOD करवाता है। ओके। और डॉक्टर शैलेश, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं एडल्ट्स की, तो क्या बच्चों में भी इसके चलते कोई डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल डायबिटीज जैसी बीमारियां हो रही हैं? यस, तो बच्चों में भी आजकल हार्मोन डिसऑर्डर्स बहुत कॉमनली देखे जा सकते हैं। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली बच्चों में ही आता है,
टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ का जो मेन डिफरेंशियल पॉइंट है उसमें ये होता है कि टाइप 1 में इंसुलिन रहता ही नहीं है बॉडी में, एंड टाइप 2 में रहता है मगर वो काम नहीं कर पाता है। तो टाइप 1 डिसऑर्डर यूजुअली बचपन से ही देखा जाता है। दूसरा, हम थायराइड भी देख सकते हैं, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म होता है जो आप पैदा होते से भी आपको रह सकता है, शुरू से ही आपको उसकी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे बच्चों में आप देख सकते हैं कि गुप्तांग सही से नहीं बने होते हैं कुछ लोगों के, तो वो यूजुअली हमारे गोनाड्स के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए भी एक अलग वर्कअप करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है कि कॉर्टिसोल की कमी भी रह जाती है एंड वो शुरू में जानलेवा रह सकता है। तो अगर कभी भी ऐसे कोई बच्चे हैं तो वो लोग ज़रूर उसके लिए कंसल्ट करें। देन थोड़ा बच्चा जब बड़ा होता है उस टाइम पे हमारी आती है प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी का टाइम होता है अराउंड 8 से 13 ईयर्स के बीच में। तो कुछ लोगों में प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, कुछ लोगों में डिले हो जाती है। ये भी हमारे हार्मोन से रिलेटेड ही रहता है। कुछ लोगों की बचपन से हाइट कम रहती है, एंड जो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी होता है वो भी एक बहुत कॉमन चीज़ है जो बच्चों में देखी जा सकती है, एंड इसका भी अगर सही टाइम पे बच्चा आ जाए तो इलाज मुमकिन है। बिल्कुल, तो यानी कुल मिला के कहा जाए कि बच्चों के लिए इलाज मुमकिन है, और एक सही वक्त पर अगर उन्हें सही इलाज मिल जाए तो आने वाले भविष्य के लिए उनके लिए चीज़ें काफ़ी सही हो जाती हैं। डॉक्टर शैलेश, अगर बात करें डायबिटीज़ की, उसको थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? इसमें आहार, व्यायाम और तनाव का क्या योगदान रहता है? क्योंकि डाइटरी जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं आजकल के ज़माने में, आजकल कोई इतना डाइट पे ध्यान नहीं देता, जो मन आता है वो खा लेते हैं। वक्त का भी कुछ निर्धारण नहीं होता, जब वक्त मिला खा लिया, खास करके ऑफिस गोइंग जो लोग होते हैं। तो क्या डायबिटीज़ ठीक की जा सकती है? देखिए, अब कौन से टाइप का डायबिटीज़ है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो अभी तक उसका रिवर्सल या रिवर्स करना या इलाज वैसे पॉसिबल नहीं है, बट जस्ट हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इंसुलिन दे के। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है, अब टाइप 2 डायबिटीज़ में कुछ स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ में यूजुअली आपका जो फास्टिंग शुगर रहेगा वो 100 से 125 के बीच में रहेगा। जो 2 आवर्स आफ्टर ग्लूकोज टेस्ट हम करते हैं OGTT, उसमें अगर 140 से 199 है तो ये प्री डायबिटीज़ होता है। एंड HbA1c जो होता है वो अगर 5.7 से 6.4 तक है तो ये प्री डायबिटीज़ में आता है। तो अगर ऐसे टाइम पे कोई आदमी अपना अच्छे से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करता है एंड एक्टिविटी करता है तो ऐसे टाइम पे हम उसको रिवर्सल या आगे जाने से रोक सकते हैं। एंड अगर डायबिटीज़ हो भी गया है और बहुत ही इनिशियल पीरियड में है, ऐसे टाइम पे भी अगर पेशेंट ने अपना ये लाइफस्टाइल एंड डाइट मॉडिफिकेशन कर लिया तो इनिशियल पीरियड में वो रिवर्स हो सकता है। लेकिन एक बार होने के बाद थोड़ा सा ये मुश्किल काम रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको शुरू में ही पकड़ें एंड शुरू में अपना लाइफस्टाइल एंड डाइट चेंज करें। डाइट में भी मैं बताना चाहूँगा कि हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी इसमें देते हैं, जिसमें एक्चुअली हम 3+3 मील पैटर्न को फॉलो करने का एडवाइस देते हैं, जिसमें 3+3 इज 3 मेजर मील्स एंड 3 माइनर मील्स। 3 मेजर मील्स में हम यूजुअली ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर बोलते हैं पेशेंट्स को। एंड इसका टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी खा रहे हैं। शुरू में आप सुबह 8 से 9 बजे के बीच में अपना नाश्ता ले लें, एंड 1 to 2 PM के बीच में आप अपना लंच, एंड 8 to 9 PM के बीच में आप अपना डिनर ले लें। इसके बीच में माइनर मील्स आप ले सकते हैं। तो इसमें भी जो डाइट आप ले रहे हैं, एक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, वो हमको देखना होता है कि किसी खाने का, जैसे ग्लूकोज हमारा शुगर 100 बढ़ा रहा है तो कोई और पदार्थ वो कितना शुगर बढ़ा रहा है, उससे हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता करते हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड यूजुअली आर गुड, अगर हम वो चीज़ समझ जाएं। कुछ ऐप्स होती हैं जैसे आजकल हेल्दीफाई मी एंड बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जिससे आप अपना कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके वेट के हिसाब से आपकी कैलोरी कैलकुलेट की जाती है, एंड उसी हिसाब से अगर आप उसको शुरू से फॉलो करें एंड एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी अ डे, ये आपको 5 दिन कम से कम हफ्तों में करना है, एंड 2 दिन का लगातार गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो इनिशियल पीरियड में यस डेफिनेटली हम टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर, हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो क्या थायराइड को भी हम ख़त्म कर सकते हैं या वो भी सिर्फ कंट्रोल हो सकता है? थायराइड में एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि अगर पेशेंट ने डाइट एंड उन सब को कंट्रोल नहीं किया एंड वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया तो कुछ लोगों में सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म उस वजह से आ जाता है। तो अगर पेशेंट खुद से ही अपनी वेट को लूज़ करने की कोशिश करे तो कभी कभी ये रिवर्स हो जाता है। एक्चुअली इसमें हम एक एंटीबॉडी टेस्टिंग भी करते हैं जिसको anti-TPO एंटीबॉडी बोली जाती है। अगर वो पॉजिटिव है तो लेस लाइकली है कि वो रिवर्स होगा, अगर वो नेगेटिव है
तो फिर हम ट्राई कर सकते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल सुधार के उसको रिवर्स करने की कोशिश करें। लेकिन ज़्यादातर जो लंबे टाइम से थायराइड की दवाइयाँ ले रहे होते हैं पेशेंट्स, उनके लिए थोड़ा मुश्किल ही होता है कि वो रिवर्स जा पाए। एंड यूजली हम एक ही मेडिसिन यूजली हाइपोथायराइडिज्म की रहती है जो उसको कंट्रोल करके रखती है। जबकि हाइपरथायराइडिज्म में हम दो चीज़ें देख सकते हैं, उसमें एक थायराइडाइटिस होता है यानी ग्रेव्स डिसीज़ होता है। जो थायराइडाइटिस होता है वो यूजली एक डैमेज हो जाता है थायराइड में आफ्टर अ वायरल इन्फेक्शन, तो वो आपको 6 हफ्ते से 2 महीने के अंदर में वापस वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो ग्रेव्स डिसीज़ होता है उसमें हमें थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो उसमें एटलीस्ट 2 साल का ट्रीटमेंट तो चलेगा। आफ्टर दैट ऑल्सो कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जैसे रेडियो आयोडीन थेरेपी होती है या आप सर्जरी करके थायराइड को निकाल सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो थायराइड के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल डॉक्टर शैलेश, अभी हम बच्चों की बात कर रहे थे, अब अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और महिलाएं इन्हें कैसे संभाल सकती हैं? मतलब क्योंकि बहुत सारे चेंजेस बॉडी में उस दौरान हो रहे होते हैं, तो किस तरह से हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम? यस, प्रेगनेंसी में एक्चुअली हमारी फीमेल्स की बॉडी में एक प्लेसेंटा आता है, उससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो आपका जैसे आप अगर पहले से ही आपको थायराइड है तो यूजली आपको अपना 25 से 50% डोज 25 से 50% डोज आपको इंक्रीज़ करना पड़ता है अपने थायराइड हार्मोन का, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है पहले से। एंड डायबिटीज़ भी, जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री होती है तो आपको डायबिटीज़ यूजली 6 मंथ्स में आपको चेक कराना होता है। तो उसमें एक OGTT टेस्ट होता है जिसमें हम एक तो फास्टिंग शुगर एंड आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ग्लूकोज हम एक 2 आवरली शुगर देखते हैं। तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो हम देख के उसके हिसाब से GDM जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, जो प्रेगनेंसी में ही पहली बार डायग्नोज होता है, उसको हम चेक करते हैं। जिन लोगों में पहले से ही डायबिटीज़ होता है एंड वो कंटिन्यू करते हैं प्रेगनेंसी में, ऐसे टाइम पे यूजली हम इनको इंसुलिन पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि इनका डायबिटीज़ ड्रग्स पे कंट्रोल होना बहुत मुश्किल होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। तो ये कुछ हार्मोनल चेंजेस एंड उसकी वजह से चेंजेस जो होते हैं हम प्रेगनेंसी में देख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शैलेश, हम फैमिली की बात करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं, तो क्या हार्मोन संबंधी जो समस्याएं होती हैं जिनका हम जिक्र अभी कर रहे थे, क्या ये हेरिडिटी के कारण एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं? अगर हमारे ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर्स को है या फादर को है, तो वो समस्याएं हमें भी आगे मिल सकती हैं और उसे कैरी फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं कि किया जा सकता है। ये यूजली टाइप 2 डायबिटीज़ में देखा जा सकता है कि आपको फैमिली हिस्ट्री यूजली मिल जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इतना कॉमन नहीं होता है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिसके लिए हमें फैमिली स्क्रीनिंग करानी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे एक मेन सिंड्रोम होता है, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, इसमें हमें फैमिली की स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। कुछ और सिंड्रोम्स होते हैं जैसे ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइनोपैथी सिंड्रोम, APS बोलते हैं हम इनको, APS 1 एंड 2, अगर ये कुछ पेशेंट्स में मिल रहे हैं तो हमें फैमिली की स्क्रीनिंग ज़रूर करानी है। कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जैसे VHL सिंड्रोम, उसमें हमें फैमिली की स्क्रीनिंग करानी होती है। तो एंड कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ये कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें हमें फैमिली की स्क्रीनिंग ज़रूर करानी होती है, क्योंकि अगर हम जल्दी स्क्रीनिंग करा के फैमिली को देख लेंगे तो उसमें कुछ ऑपरेशंस करके हमें कुछ ट्यूमर्स भी निकालने पड़ते हैं ऐसे सिंड्रोम्स में। तो अगर वो जल्दी निकाल लिया गया तो पेशेंट की लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन अगर वो डिले हो गया तो वो कैंसर्स फैल भी सकते हैं बॉडी में। तो यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फैमिली स्क्रीनिंग इन डिसीजेस में कराएं। बिल्कुल डॉक्टर शैलेश, अब फैमिली की बात हो गई, अब ये जानना चाहूंगी कि अन्य सदस्यों की स्क्रीनिंग क्यों करानी चाहिए, ये आपने बता दिया है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम ओल्ड एज की अगर बात करें तो लोगों की हड्डियों की सेहत, खासकर की कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। विटामिन डी तो आजकल एक बहुत बड़ा टैबू पहले होता था, लेकिन अब तो एक बहुत बड़ी सच्चाई हो गया है। यूजुअली लोगों का विटामिन डी कम होता है, कारण ये है कि कोई धूप में जाना नहीं चाहता। तो इन सब चीज़ों को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? यस, तो जैसे आपने बता ही दिया है कि धूप में आजकल कोई जाना नहीं चाहता, एंड कोई जाता भी है तो ऑलमोस्ट कवर रहता है या सनस्क्रीन लगा के रखता है। तो ऐसे में हम विटामिन डी बहुत ही कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसमें यूजली ये है कि आप या तो इसके सप्लीमेंट्स लें, तो इनिशियली आप सप्लीमेंट्स लेके उसको ठीक करके देन उसका कुछ मेंटेनेंस डोज होता है, तो उसको आप सही से करके रख सकते हैं। वैसे भी जैसे आपकी एज बढ़ती है तो यूजली मेनोपॉज आता है फीमेल्स में, एंड्रोपॉज आता है मेल्स में। तो एक टाइम के बाद आपके जो ये एनाबॉलिक हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी में बनाने के लिए रहते हैं, इनकी कमी होने लगती है।
तो इसकी वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। तो यूजली हमें स्क्रीनिंग करनी होती है, जो एक डिसीज़ होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये जो फीमेल्स हैं इनमें हमें 65 ईयर्स के बाद ये स्क्रीनिंग करनी चाहिए, एंड मेल्स में 70 ईयर्स के बाद ये स्क्रीनिंग करनी चाहिए। क्योंकि आपने ओल्ड एज में देखा होगा कि ज़रा से गिरने से फ्रैक्चर्स भी बहुत कॉमन होते हैं ओल्ड एज में, एंड उनका जो बैलेंस रहता है ओल्ड एज में काफ़ी ख़राब रहता है, क्योंकि बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़, मल्टीपल डिसीजेस रहते हैं। तो ये स्क्रीनिंग अगर आप कर लेंगे तो इसका इलाज भी मुमकिन है ओल्ड एज में, एंड आपकी हड्डियाँ फिर से कुछ ड्रग्स दे के हम थोड़ी सी मजबूत रख सकते हैं, ताकि आपको इस एज में फ्रैक्चर्स ना हो। एंड बाकी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के लिए जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एग्स काफ़ी अच्छा है, डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। वैसे इनसे भी बहुत ज़्यादा ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं आता, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा, एंड इतना डेली कोई खाता नहीं है ये सब चीज़ें। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपना विटामिन डी चेक करते रहें टाइम टाइम पे, एंड एटलीस्ट अ मेंटेनेंस डोज ऑफ विटामिन डी आप लेते रहें। बिल्कुल डॉक्टर शैलेश, अब बात हो रही है हार्मोन्स की, तो ऐसे कौन से मिथ्स जो रहते हैं, यूजुअली हर बीमारी को लेकर लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं। डायबिटीज़ को लेकर कई लोग कहते हैं कि आप वक्त पर खाना नहीं खा रहे हैं, आप खाली पेट ज़्यादा रहते हैं, इसलिए भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। थायराइड को लेकर भी लोग अलग अलग बातें करते हैं, और फिर इसके अलावा और भी बीमारियां हैं जिनको लेकर लोग बहुत सी बातें करते हैं। उन गलत धारणाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। तो इसमें से एक तो बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि इंसुलिन हमको चालू हो गया है तो अब बंद नहीं होगा क्या। तो वही लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपका पहले तो टाइप ऑफ डायबिटीज़ कौन सा है, क्योंकि अगर आप टाइप 1 डायबिटिक है तो इंसुलिन बिल्कुल बंद नहीं हो सकता उसमें। एंड अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, आपको कुछ इन्फेक्शन हुआ है, मान लीजिए कुछ चोट लग गई है, कुछ पस आ रहा है कहीं से, तो ऐसे टाइम पे हमें इनिशियली कुछ इंसुलिन दे के आपका शुगर कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन लेटर ऑन अगर आपने बाकी डाइट एंड एक्टिविटी अच्छे से की तो हम इंसुलिन ऐसे पेशेंट्स में स्टॉप करके उनको मेडिसिन पे भी रख सकते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है। दूसरी चीज़ मैंने जो देखी है अपनी प्रैक्टिस में, कि हम मोटापे की दवाई खा लेंगे तो हम पतले हो जाएंगे क्या, हमें खाने का एंड एक्टिविटी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको डाइट एंड एक्टिविटी तो ज़रूरी है, आपको करते रहना है। दवाई आपको एक हेल्प करेंगी उसमें, कि आपको जो भूख लग रही है उसको कम करा देंगी दवाइयाँ। आपके कुछ हार्मोन्स निकालते हैं, जो एडिपोज टिश्यू है आपका, उसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, उसमें आपको हेल्प कर देगी। तो ये नहीं है कि आप अगर सिर्फ दवाइयाँ खा के पतले हो सकते हैं, वैसा नहीं होता। आपको एक ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल ही सुधारनी पड़ती है अगर आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो ये दो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछे जाते हैं ओपीडी में। तो ये इसके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। और एक सवाल मैं करना चाहूँगी डॉक्टर, उसके बाद हम क्लोज करेंगे हमारा ये कार्यक्रम। सवाल ये है कि डायबिटीज़ की हमने बात करी, थायराइड की बात करी, आप बता रहे थे कि एक स्पेक्ट्रम के बारे में आप जानकारी दे रहे थे, ये सारे डिसऑर्डर्स उसमें आते हैं। इनफर्टिलिटी भी आजकल एक बड़ी समस्या है, तो इसका क्या इलाज है, कैसे इस पर कंट्रोल पाते हैं आप? इसमें भी इनफर्टिलिटी, जैसे मेल आपने अभी बताया कि हाइपोथायराइडिज्म, पीसीओडी, ये बहुत कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी के फीमेल में। अगर हमने इनको ट्रीट किया, इनके जड़ से थोड़ा सा इनको हमने कम करने में मदद की, तो ऑब्वियसली ये फीमेल्स भी फर्टाइल बन सकती हैं। मेल इनफर्टिलिटी की बात की जाए तो आपके या तो नॉर्मल गोनाइड्स में दिक्कत हो सकती है, लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज, एंड या तो ऊपर से आपको ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड में दिक्कत हो सकती है। तो कहाँ पे दिक्कत है, पहले हमें पेशेंट का इवैल्यूएशन करना होता है, उस हिसाब से इसमें कुछ हार्मोन्स दिए जाते हैं। प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म जो होता है, जिसमें गोनाइड्स में ही दिक्कत होती है, उसमें इलाज थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि पहले से वहाँ पे डैमेज हो गया होता है। लेकिन जो सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म है, जहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से जो LH FSH हार्मोन निकलते हैं, इनमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो इसके लिए एक थरो एवेल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी आपको हार्मोन के कोई डिसऑर्डर्स तो नहीं है, लाइक थायराइड, एंड आपका प्रोलेक्टिन तो नहीं बढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत फीमेल्स आती हैं जिनमें गैलेक्टोरिया, जैसे ब्रेस्ट से मिल्क निकलना, ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो अगर हम इनको पकड़ के इनके जड़ को ट्रीट करें तो बहुत लोगों में इनफर्टिलिटी हम रिवर्स कर पाते हैं। बिल्कुल, यानी आज के इस एपिसोड में हमारे दर्शकों ने बहुत सारी जानकारी आपसे ली है डॉक्टर शैलेश। कारण ये है कि बीमारियां बहुत सारी हैं और हर घर में हैं, लेकिन क्या सही इलाज है, क्या लक्षण है, ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, और डॉक्टर के पास हमारे भारत में लोग जाने से बहुत डरते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर शैलेश। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।
मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।